नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें दो देशों की पुलिस, शोक में डूबा एक पूरा राज्य और एक ऐसा सांस्कृतिक आइकॉन शामिल है जिनकी रहस्यमयी मौत ने जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी है ज़ुबिन गर्ग की। ज़ुबिन दा का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि जब इंटरनेशनल स्टार पोस्ट मलोन गुवाहाटी आए तो उन्होंने ज़ुबिन को द ग्रेट एंड लेजेंडरी ज़ुबिन कहकर याद किया। मतलब उनकी कला की कोई सीमा नहीं थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा राज्य शोक में डूब गया। फिर जानेंगे कि आखिर ज़ुबिन गर्ग को जनता का कलाकार क्यों कहा जाता था। इसके बाद हम चलेंगे सिंगापुर, जहां उनकी मौत हुई, और फिर देखेंगे कि कैसे दो पुलिस जांचों ने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताईं। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल से रूबरू होंगे, क्या ये वाकई एक हत्या थी? तो पहला पड़ाव एक राज्य शोक में। देखिए, किसी कलाकार के जाने पर ऐसा दुख और ऐसा जनसैलाब शायद ही पहले कभी देखा गया हो। इस शोक का पैमाना क्या था, जरा सोचकर देखिए। उनके अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे इतिहास की चौथी सबसे बड़ी सभा माना जाता है। ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, ये सबूत था कि वो लोगों के दिलों में कितना गहरा बसे थे। उस दिन गुवाहाटी की सड़कें सचमुच इंसानों के समंदर में बदल गई थी। हर समुदाय, हर भाषा, हर धर्म के लोग सब एक साथ थे और हवा में बस एक ही नारा गूंज रहा था, जॉय ज़ुबिन दा। तो सवाल ये है कि आखिर ज़ुबिन गर्ग थे कौन? चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं। जनता के कलाकार। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो असम की आत्मा की आवाज थे, वहां के कल्चर का एक अहम हिस्सा थे। उनकी कला का फैलाव कितना था, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20,000 से भी ज्यादा गाने, और वो भी असमिया से लेकर हिंदी, बंगाली और न जाने कितनी भाषाओं में। उनकी आवाज सचमुच लाखों लोगों की जिंदगी का साउंडट्रैक बन चुकी थी। और बात सिर्फ संगीत की नहीं थी, उनका जादू फिल्मों में भी चलता था। उनकी आखिरी फिल्म रोए रोए बिनाले ने तो कमाल ही कर दिया। 33.30 करोड़ रुपए कमाकर असमिया सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पर इन सारे आंकड़ों और रिकॉर्ड से भी बढ़कर थी ज़ुबिन की सोच। वो खुद कहते थे, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई पंथ नहीं है, मैं एक समाजवादी हूँ। यही जो उनकी विद्रोही और सबको साथ लेकर चलने वाली सोच थी ना, वही उन्हें जनता का कलाकार बनाती थी। अब बात करते हैं कहानी के उस दुखद मोड़ की, जहां एक हादसा एक बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य में तब्दील हो गया। तीसरा हिस्सा, सिंगापुर में मृत्यु। तारीख थी 19 सितंबर 2025। खबर आती है कि ज़ुबिन गर्ग की सिंगापुर में समुद्र में तैरते हुए डूबने से मौत हो गई। वो वहां एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। पहली नजर में सबको यही लगा कि एक दुखद हादसा है। जांच में एक टर्म बार बार सामने आया, फाउल प्ले। इसका सीधा सा मतलब है मौत के पीछे कोई आपराधिक साजिश। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने तो शुरुआती जांच के बाद बिल्कुल साफ कह दिया था, उन्हें किसी भी तरह के फाउल प्ले का कोई शक नहीं है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। चौथा हिस्सा, दो जांच, दो कहानियां। क्योंकि एक ही घटना पर दो देशों की पुलिस ने दो बिल्कुल ही अलग अलग कहानियां दुनिया के सामने रखीं। तो देखिए, एक तरफ है सिंगापुर पुलिस फोर्स जो कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, ये एक हादसा था, और दूसरी तरफ है असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT, जिसकी जांच सीधे सीधे इशारा कर रही है कि ये एक हत्या थी। एक ही घटना, दो देशों की पुलिस और दो ऐसे नतीजे जो एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। और यही वो सवाल है जो सबके मन में था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो प्रोफेशनल पुलिस फोर्स एक ही केस की जांच करके इतने अलग, इतने कॉन्ट्रडिक्टरी नतीजों पर पहुंचे? और अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जहां से असम पुलिस के नजरिए को बल मिला। पांचवा हिस्सा, क्या ये हत्या का मामला है? और असम पुलिस की वो 3,500 पन्नों की चार्जशीट क्या कहती है? 3,500 पन्ने, सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। SIT ने करीब 300 गवाहों से पूछताछ की, सबूत इकट्ठे किए और तब जाकर ये चार्जशीट तैयार की। ये नंबर ही अपने आप में इस जांच की गहराई बताता है।
और इस चार्जशीट में जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर शामाकनु महंत, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और बैंड के 2 सदस्यों पर तो सीधे सीधे मर्डर का चार्ज है। जुबेन के कजिन पर गैर इरादतन हत्या का और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया गया है। और ये मामला सिर्फ पुलिस जांच तक ही सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज राजनीति में भी सुनाई दी। असम के मुख्यमंत्री ने तो इसे एक सीधी और सरल हत्या तक कह दिया। यहाँ तक कि ये भी पता चला कि एक आरोपी को विदेश मंत्रालय से भी ऐसे ही इवेंट्स के लिए पेमेंट्स मिली थीं। मामले की गंभीरता का आलम ये था कि कई लोकल वकीलों ने तो आरोपियों का केस लड़ने से ही मना कर दिया था। इन सब कानूनी और सियासी गहमा गहमी के बीच एक परिवार है जो बस अपने जुबीन के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहा है। उनकी बहन डॉक्टर पालमे बोरठाकुर का बस यही कहना है, हम बस चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, हमें जांच पर पूरा विश्वास है। और अब जैसे जैसे ये केस मुकदमे की तरफ बढ़ रहा है, वही एक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या जनता के कलाकार को इंसाफ मिलने से लोगों को सुकून मिलेगा, या फिर उनकी मौत अपने पीछे और भी गहरे अनसुलझे सवाल छोड़कर जाएगी? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।